प्रभात प्रकाशन समूह द्वारा झारखंड में एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारियों की पौधशाला तैयार करने के अनुक्रम में जेपीएससी मिशन 2021 नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य झारखंड के छात्र छात्राओं को झारखंड सिविल सेवा में सफलता के लिए बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। उसी कड़ी में आज मैं डॉक्टर उदयभान सिंह आप लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और संगठनों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर परिचर्चा करना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और संगठन के अंतर्गत हम किन किन संस्थाओं का अध्ययन मुख्य रूप से करेंगे। तो आइए हम इस पर देखते हैं कि हमें किन IMF हम डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम सामान्यतया विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी सहयोगी संस्था IDA, IFC, मेगा डिस्कस करेंगे। यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं। इसके बाद हम आर्थिक संगठन के रूप में WTO को हम डिस्कस करेंगे। WTO के बारे में हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मेगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। फिर इसके बाद हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह सभी टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम आपके साथ सारगर्भित अध्यापन की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हम इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, परिचर्चा हम करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसंबर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप की गई। दिसंबर 1944 में IMF की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स अमेरिका का एक शहर है जहां पर दूसरा मौद्रिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस मौद्रिक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 2 संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। हालांकि चर्चा तो 3 संस्थाओं की स्थापना को लेकर के हुई। चर्चा IMF
वर्ल्ड बैंक और आईटीओ की स्थापना को लेकर चर्चा की गई, लेकिन स्थापना केवल दो संस्थाओं की ही हो पाई। दो संस्थाओं पर सहमति बनी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना। आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को लेकर के कोई सहमति सदस्य देशों के बीच नहीं बन पाई। परिणाम स्वरूप आईटीओ की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना की गई। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की भी स्थापना हुई। इसी दिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिसे आईबीआरडी भी कहा जाए, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई। आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों की स्थापना एक साथ हुई। दोनों की स्थापना एक ही दिन हुई और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार की गई। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को ट्विन इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। आईएमएफ और आईबीआरडी, जिसे व्यवहारिक तौर पर वर्ल्ड बैंक नाम दिया गया, इन दोनों संस्थाओं को जुड़वी संस्था कहा जाता है। जुड़वी इसलिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, 27 दिसंबर 1945 को, और इनके माता पिता कौन थे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था। एक माता पिता की जब संतानें, दो संतानें एक ही दिन एक समय पैदा होते हैं तो उन्हें जुड़वी संतानें कहा जाता। उसी पैटर्न पर आईएमएफ और आईबीआरडी को जुड़वी संस्था का नाम दिया गया। जुड़वी संस्था का नाम दिया गया। अब हम आते हैं आईएमएफ पर चर्चा। अभी हमने यह कुछ फैक्ट इसलिए बताया, अक्सर वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता। आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार? आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन में 3 संस्थाओं की स्थापना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईटीओ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। पर चर्चा हुई, लेकिन निर्णय दो ही का हुआ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। आईएमएफ की स्थापना जरूर 27 दिसंबर 1945 को हुई, लेकिन यह काम करना देर में शुरू किया। यह काम करना जो है आपके मार्च 1947 में शुरू किया। तो आपसे पूछा जा कि आईएमएफ स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। फिर इस कार्य प्रारंभ करने का वर्ष, कार्य प्रारंभ करने का वर्ष, कार्य प्रारंभ करने का वर्ष मार्च 1947, मार्च 1947
1947 कार्य प्रारंभ करने का वर्ष 1947। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी IMF का भारत संस्थापक सदस्य है, अर्थात भारत IMF का सदस्य उसकी स्थापना से लेके समय ही बना और आज तक बना हुआ है। IMF के सदस्यों को दो भागों में बांटा जाता है। IMF के सदस्यों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक मौलिक सदस्य IMF के सदस्यों को दो मौलिक सदस्य और गैर मौलिक सदस्य। मौलिक सदस्य, उन सदस्यों को मौलिक सदस्य कहा जाता है जो स्थापना के समय IMF के सदस्य रहे हैं, उन्हें मौलिक सदस्य कहा जाता है। जो स्थापना के समय IMF के सदस्य रहे हैं, उन्हें मौलिक सदस्य कहा जाता। जो बाद में सदस्य बने हैं, उन्हें गैर मौलिक सदस्य, मतलब जो स्थापना के समय IMF के सदस्य रहे हैं, IMF के सदस्य बने, वह मौलिक सदस्य। बाद में जो IMF के सदस्य बने, IMF के सदस्य बने, उन्हें गैर मौलिक सदस्य कहा जाता है। भारत एक मौलिक सदस्य, रसिया गैर मौलिक सदस्य, क्योंकि रसिया स्थापना के समय IMF का देश नहीं बना। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, वामपंथी विचारधारा वाले देश में अधिकांश इसकी स्थापना के समय इसका देश नहीं सदस्य नहीं बने, उनको गैर मौलिक सदस्य के रूप में देखा जाता है। IMF का उद्देश्य क्या, अब इसके बारे में हम चर्चा कर लें कि IMF का उद्देश्य क्या, इसको लेकर अब हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। IMF का उद्देश्य देखिए, IMF और विश्व बैंक, इन दोनों संस्थाओं के स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, उस नकारात्मक प्रभाव से वैश्विक समाज को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को लोगों से उबारने के लिए नई संस्थाओं की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। तो इसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जाए कि IMF की स्थापना क्यों की गई, तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, व्यापार को प्रोत्साहन देना,
जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। तो इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य बीच में मौद्रिक एवं व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। जबकि इसका द्वितीयक उद्देश्य सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या अन्य उद्देश्य इस प्रकार, द्वितीयक उद्देश्य सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है। द्वितीयक उद्देश्य निम्नवत है। द्वितीयक उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, द्वितीयक उद्देश्य की जब हम बात करते हैं द्वितीयक उद्देश्य सदस्य देशों में कीमतों में स्थिरता लाना, दूसरा, पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना, करने में सहयोग को बढ़ावा देना। पूर्ण रोजगार उत्पन्न करने में सहयोग करना, पूर्ण रोजगार उत्पन्न करने में सहयोग करना। सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों में स्थिरता लाना। सदस्य देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, पांचवा, सदस्य देशों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में
सहयोग करना, नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करना, सदस्य देशों के नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करना। हमने आपको बताया कि IMF का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौद्रिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। लेकिन अन्य सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है: सदस्य देशों में कीमतों में स्थिरता लाना, पूर्ण रोजगार उत्पन्न करने में सहयोग करना, सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों में स्थिरता लाना, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करना। IMF समय समय पर अपने सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों, व्यापारिक नीतियों या निवेश संबंधी नीतियों या निर्णयों के बारे में सलाह भी देता है, जिसको लेकर के यह भी आरोप लगता है IMF पर कि IMF सदस्य देशों की संप्रभुता को प्रभावित करता है। IMF सदस्य देशों के डिसीजन मेकिंग क्षमता को प्रभावित करता है। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि IMF सदस्य देशों की समस्या के समाधान में एक प्रकार से मदद करता। 1990-91 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में फंसी हुई थी, तब उस समय IMF द्वारा भारत को नीतिगत सलाह दी गई, भारत को नीति निर्माण की प्रक्रिया में सलाह दी गई, जिसके फलस्वरूप भारत ने अपनी नीतियों में बदलाव लाया और भारत अपनी समस्या का समाधान करने में सफल रहा। तो IMF का एक मुख्य कार्य सदस्य देशों को नीति निर्माण की प्रक्रिया में सलाह देना भी है। अब आते हैं IMF की संरचना और उससे संबंधित पहलू को लेकर के। देखिए, IMF में समान मतदान बिहेवियर नहीं है, अर्थात IMF में प्रत्येक सदस्य देशों को एक समान वोटिंग राइट नहीं दिया गया। अब हमें क्या ले IMF की संरचना, IMF में सदस्य देशों को समान अधिकार नहीं दिया गया, समान वोटिंग नहीं दी गई, बल्कि प्रत्येक सदस्य देश को IMF में उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर कोटा आवंटित किया जाता है, शेयर आवंटित किया जाता है, और उस आवंटित शेयर में से IMF द्वारा कितना शेयर खरीदा गया है, उस पर प्रत्येक सदस्य देश के मतदान का मूल्य निर्भर करता है। भारत के मत का मूल्य कुछ और होगा, अमेरिका के मत का मूल्य और होगा, जापान के मत का मूल्य कुछ और होगा। IMF में यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य देश एक वोट का कंसेप्ट नहीं है।
आईएमएफ में कोटा प्रणाली लागू है। प्रत्येक सदस्य देश जैसे ही आईएमएफ की सदस्यता प्राप्त करता है उसको न्यूनतम 250 शेयर आवंटित कर दिए जाते, उसको न्यूनतम 250 शेयर आवंटित कर दिए जाते हैं। 250 शेयर आवंटित कर दिए जाते हैं, आवंटित कर दिए जाते हैं। और उसके यह न्यूनतम होता है, मत होता है। प्रत्येक सदस्य देश के मत का न्यूनतम मूल्य 250 होता है। प्रत्येक सदस्य देश के मत का न्यूनतम मूल्य 250 होता है, यह मानकर चलिए। इसके बाद जितना वह शेयर खरीदता, आवंटित कोटे में से जितना शेयर खरीदता उसके ऊपर उसके मत का मूल्य निर्भर करता है। कोटा किस बेस पर आवंटित किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कोटा प्रत्येक देश के अर्थव्यवस्था के आकार अर्थात कोटा जो है प्रत्येक सदस्य देश की जीडीपी के आधार पर निर्धारित किया जाता और उस निर्धारित कोटे में से कितना हम शेयर खरीदें। अगर हम एक शेयर खरीदते, आईएमएफ का एक शेयर खरीदते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम आईएमएफ के एक शेयर खरीदते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम आईएमएफ के 1 लाख शेयर खरीद रहे हैं। सर, एक शेयर खरीदने का मतलब हम आईएमएफ की 1 लाख मुद्रा एसडीआर खरीद रहे हैं। एक शेयर खरीदने के लिए हमें आईएमएफ की 1 लाख मुद्रा एसडीआर खरीदना पड़ता है। अब प्रश्न है कि एसडीआर क्या है, उस पर अभी हम बाद में आते हैं। जैसे मान लो किसी देश को 5000 शेयर आवंटित है, 5000 शेयर में से उसने 4000 शेयर खरीद लिया, 5000 शेयर आवंटित है, इसमें से 4500 शेयर 4500 शेयर संबंधित देश खरीद चुका है, संबंधित देश खरीद चुका है। तो ऐसी स्थिति में उस देश का मत मूल्य क्या होगा? 250 उसे जो सदस्यता के साथ प्राप्त हुआ था और 5000 में से इतना खरीदा तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, मतलब उसके मत का मूल्य 4750 हुआ। यह उसके मत का मूल्य हुआ। तो जितना हम मत खरीदते हैं शेयर, उसके आधार पर हमारे मत का मूल्य बढ़ता जाता है। शेयर का आवंटन जो है खरीदे गए कोटा के आधार पर किया जाता है। शेयर के आधार आवंटित शेयर का निर्धारण सदस्य देशों के जीडीपी के आधार पर किया जाता है और मत मूल्य का निर्धारण खरीदे गए शेयर के आधार पर किया जाता। क्लियर हुआ? तो भारत को आईएमएफ में 45,000 जो हैं कोटा शेयर आवंटित किया गया। भारत को आईएमएफ में 45,000 शेयर आवंटित किया गया, जिसमें से भारत लगभग 43,000 खरीद चुका है। तो भारत का जो मत मूल्य बनता है 43,000 प्लस 250, अर्थात भारत का मत मूल्य 43,250 के बराबर, जो
IMF के कुल शेयर का 3% से भी कम है। IMF में सर्वाधिक शेयर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। तो IMF जो है सर्वाधिक शेयर होल्डर IMF में कौन है? विकसित देश हैं। IMF की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम SDR है। IMF की मुद्रा का नाम SDR है। SDR का पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट। आपसे पूछा जाए कि SDR क्या है तो आप कहना कि SDR IMF की मुद्रा है। SDR IMF की मुद्रा है। स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसका अर्थ होता है विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार यह SDR का पूरा नाम है। आपसे पूछा जाए कि SDR क्या है तो आप यही कहना कि SDR IMF की मुद्रा है जो अंतर सरकारी लेन देन में प्रयोग की जाती है। इसे व्यवहारिक तौर पर हम और आप यूज नहीं करते। एक विभिन्न सरकारों के बीच आपस में ऋण का लेते समय लेन देन करते समय IMF के शेयर खरीदते समय इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। कागजी स्वर्ण भी का पीटी में कई बार क्वेश्चन या वनडे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पेपर गोल्ड क्या है। तो आप यही कहना कि पेपर गोल्ड IMF की मुद्रा SDR को कहा जाता है। SDR क्या है तो आप कहना SDR IMF की मुद्रा है जिसे अंतर सरकारी लेन देन में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए IMF का अधिकारी वर्ग क्या है। IMF का जो शीर्ष अधिकारी होता उसे प्रबंध निदेशक या IMF का चेयरमैन कहा जाता है। उसे IMF का चेयरमैन या प्रबंध निदेशक कहा जाता है। IMF में प्रत्येक सदस्य देश को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य देश IMF में प्रतिनिधि नियुक्त करता जिसे गवर्नर कहा जाता है और सभी देशों के प्रतिनिधियों गवर्नर को मिलाकर बनता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि को IMF में गवर्नर कहा जाता है और सभी गवर्नरों को मिलाकर बनता बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF का शीर्ष नीति निर्धारक समूह होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक इसके चेयरमैन प्रबंध निदेशक का चुनाव करता है। यहाँ पर कोटा प्रणाली अपनाई जाती है। तो प्रायः देखा जाता है कि IMF का चेयरमैन या प्रबंध निदेशक यूरोप या अमेरिका का होता। उसका कारण है कि यूरोप या अमेरिका के शेयर मिला देने पर 50% से अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप अपने किसी प्रतिनिधि को
चेयरमैन चुनवाने में सफल हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि IMF का जो चेयरमैन है यूरोप या अमेरिका का है तो यूरोप का है तो विश्व बैंक का अमेरिका का होगा। अगर विश्व बैंक का चेयरमैन IMF का यूरोप का है तो IMF का चेयरमैन अमेरिका, आपस में दोनों टाई मैच खेल लेते हैं एक प्रकार से इनको कोटा। इसलिए समय समय पर यह मांग उठती रही है कि कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए। भारत इस संदर्भ में काफी जोर शोर से मांग करता रहा कि IMF जैसी संस्थाओं में कोटा प्रणाली की जरूरत नहीं है। वन कंट्री वन वोट का कंसेप्ट होना चाहिए। सिंगल कंट्री सिंगल वोट के कंसेप्ट पर IMF को कार्य करना चाहिए। तो IMF की कार्य प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। IMF में बहुमत का सहारा लिया जाता है और बहुमत कोटा से जुड़ा। दूसरा, हमने कहा कि IMF में प्रत्येक सदस्य देश अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है। इसके साथ साथ जो है प्रत्येक सदस्य देश एक वैकल्पिक प्रतिनिधि अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव या अल्टरनेटिव गवर्नर नियुक्त करता, जो अपने देश के मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहा जाता है कि IMF में जब मुख्य गवर्नर किसी कारण से वाशिंगटन में नहीं है, वहां पर कोई मीटिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर अल्टरनेटिव गवर्नर होगा वह भारत को वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। यह रूल्स हमारा बना हुआ है। क्लियर हुआ? हम समझते हैं कि यहां तक आपको अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। JPSC मिशन 2021 का हमारा लक्ष्य भावी प्रशासनिकों की एक पौधशाला तैयार करने में मदद करना है, आपका मार्गदर्शन करना। इसलिए हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम आते हैं कि IMF का कार्य क्या है। उद्देश्य तो पहले हम बता दें, उद्देश्य को लेकर ही IMF के कार्य है। IMF द्वारा जो है IMF द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सदस्य देशों को आर्थिक और नीतिगत सहायता दी जाती है। IMF सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराता है। सामान्यतया IMF अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। IMF दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध नहीं कराता। IMF सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि IMF व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड में प्रतिकूलता की स्थिति है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में घाटे की स्थिति है, तो इसको दूर करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। IMF द्वारा जो है व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनुकूल बनाने के लिए ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, IMF क्या किस प्रकार का सदस्य देशों को व्यापार शेष को अनुकूल बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। IMF सामान्यतया अल्पकालीन सहायता देता है।
आईएमएफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऋण नहीं देता। आईएमएफ सदस्य देशों को सामान्यकालीन परिस्थितियों में भी सहायता देता, जिसे सामान्य सहायता कहा जाता है। इसके अलावा आईएमएफ जो सदस्य देशों को संकटकालीन सहायता भी उपलब्ध कराता। संकटकालीन सहायता भी सदस्य देशों को आईएमएफ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आईएमएफ सदस्य देशों को की अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए बेल आउट पैकेज भी देता है। आईएमएफ द्वारा कुछ वर्ष पूर्व यूरोप के देशों को, यूनान को, पुर्तगाल को संकट से बचाने के लिए आईएमएफ ने जो है स्पेशल बेल आउट पैकेज दिया था। तो कहा जाता कि आईएमएफ सदस्य देशों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए बेल आउट पैकेज भी उपलब्ध कराता है। ऋण के रूप में, नीतिगत मार्गदर्शन के रूप में उनको सहायता प्रदान करता। आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को कैश रिजर्व और क्रेडिट रिजर्व नाम से दो आपातकालीन सहायताएं भी दी जाती। आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को कैश रिजर्व और क्रेडिट रिजर्व के नाम से दो विशेष सहायताएं भी दी जाती हैं, जो निम्नवत। नंबर 1 कैश रिजर्व और क्रेडिट रिजर्व। नंबर 1 कैश रिजर्व। जब कोई देश संकट में होता है तो उस देश को अधिकार होता है कि अपने द्वारा खरीदे गए कोटा के आधार पर, अपने द्वारा खरीदे गए कोटे शेयर के आधार पर के समतुल्य जितना वह शेयर खरीदा उसके बराबर वह आईएमएफ से बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के ऋण प्राप्त कर सकता। बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के आईएमएफ से ऋण प्राप्त कर सकता। आईएमएफ से ऋण प्राप्त कर सकता है, बिना कि जितना हमने आईएमएफ में शेयर खरीदा है उसके बराबर हम आईएमएफ से ऋण प्राप्त कर सकते। यहाँ पर आईएमएफ की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। 1991 में भारत ने आईएमएफ से कैश रिजर्व के माध्यम से सहायता प्राप्त किया था। जब किसी देश की समस्या का समाधान कैश रिजर्व से ऋण लेने के बाद भी नहीं होता तो ऐसी स्थिति में संबंधित देश द्वारा क्रेडिट रिजर्व के अंतर्गत आईएमएफ से ऋण प्राप्त किया जा सकता। क्रेडिट रिजर्व के अंतर्गत आईएमएफ से ऋण प्राप्त किया जा सकता। क्लियर हुआ? क्रेडिट रिजर्व के अंतर्गत आईएमएफ से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। 1991 में भारत ने आईएमएफ से क्रेडिट रिजर्व के अंतर्गत भी कंडीशनल डेब्ट प्राप्त किया था। कैश रिजर्व में कोई कंडीशन नहीं होती है। क्रेडिट रिजर्व के अंतर्गत जब हम ऋण लेते हैं तो आईएमएफ की कुछ शर्तों का अनुपालन करना पड़ता। इसके बाद भी जब भारत की समस्या समाप्त नहीं हुई तो जब भारत 1991 में आईएमएफ से तीसरी बार ऋण लेने गया तो आईएमएफ ने सीधे कहा, सारी मैं अब आपको ऋण नहीं दे सकता हूं,
अब अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत कीजिए। आपका संकट गंभीर हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी में अब मेजर सर्जरी की आवश्यकता, एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। उसके बाद भारत ने इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसे एलपीजी का नाम दिया गया। तो आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को सामान्य सहायता के अतिरिक्त विशेष सहायता भी दी जाती है, जिसे कैश रिजर्व और क्रेडिट रिजर्व के नाम से हम जानते हैं। आईएमएफ सदस्य देशों को बेल आउट पैकेज भी देता है। बेल आउट पैकेज का मतलब होता है कि आईएमएफ द्वारा बेल आउट पैकेज एक ऐसा पैकेज होता है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दिया जाता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में फंस चुकी होती है तो उस संकट से निकालने के लिए जो सहायता दी जाती है वह बेल आउट पैकेज कहलाती है। तो आईएमएफ अपने सदस्य देशों को समय समय पर बेल आउट पैकेज भी प्रदान करता है। क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे बढ़ते। अब हम आते हैं भारत और आईएमएफ के बारे में कि भारत और आईएमएफ के बीच कैसा संबंध है। हमने मित्र शुरू में कहा कि भारत और आईएमएफ के बीच बहुत अच्छे संबंध है, या हम कहें दांत कटी रोटी का संबंध है तो गलत नहीं होगा। भारत आईएमएफ का फाउंडर मेंबर रहा है, भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य रहा, भारत आईएमएफ के मौलिक सदस्यों में रहा। इसलिए आईएमएफ द्वारा भारत को समय समय पर विशेष आर्थिक सहायता दी गई है। समय समय पर आईएमएफ द्वारा भारत को नीति निर्माण में मदद दी गई है, भारत को संकट से उबारने का प्रयास किया गया हो। चाहे 1970 के दशक में आया हुआ संकट हो या 1990-91 का आर्थिक संकट हो, आईएमएफ ने भारत को मदद किया। नीति निर्माण की प्रक्रिया में स्पेशल सहायता दिलाने में भारत ने मदद किया। आईएमएफ द्वारा भारत को अतिरिक्त सहायता दी गई, नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग किया गया। तो भारत में जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, वह आईएमएफ के सुझाव पर अपनाई गई। आईएमएफ के द्वारा की गई अनुशंसा पर अपनाई गई, तो जिसका भारत में सकारात्मक प्रभाव रहा। भारत ने आईएमएफ के द्वारा दिए गए सजेशन को आत्मसात किया, आर्थिक नीतियां अपनाई, जिसका परिणाम यह रहा कि भारत ने जो है, जिसका परिणाम क्या रहा कि भारत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। दिसंबर 2003 के बाद भारत ने आईएमएफ से कोई नया कर्ज नहीं लिया, बल्कि आईएमएफ का वित्त पोषण करने वाले देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। अब भारत द्वारा आईएमएफ को रूटीन खर्चे के पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो जनवरी 2004 में भारत आईएमएफ के वित्त पोषक देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। तो इस प्रकार भारत की स्थिति आईएमएफ में और बदल गई, जिससे भारत आईएमएफ की नीति निर्माण प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सक्रिय
भूमिका का निर्वाह करने लगा है। भारत द्वारा आईएमएफ में अब सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया जा रहा। जनवरी 2004 से भारत ने आईएमएफ से कोई नया कर्ज नहीं लिया। आईएमएफ के वित्त पोषक देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। भारत पर यह अक्सर कहा जाता, आईएमएफ पर यह अक्सर आरोप लगता कि आईएमएफ सदस्य देशों की संप्रभुता को प्रभावित करता, लेकिन ऐसा नहीं। आईएमएफ द्वारा सदस्य देशों को जब सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता, तो उस वह मॉनिटरिंग करता, दिशा निर्देशित करता कि सहायता का सही तरीके से उपयोग किया जाए। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता जरूर है कि आईएमएफ सदस्य देशों पर की नीतियों में बदलाव करने के लिए, मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए भी दबाव डालता। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो यह दबाव उस देश के हित में अधिक होता। आईएमएफ ने जुलाई 1991 में भारतीय मुद्रा रुपए के अवमूल्यन करने का सुझाव दिया था। भारतीय मुद्रा रुपए के अवमूल्यन करने का सुझाव दिया था और भारत ने अवमूल्यन किया, जिसका लाभ भी भारत को मिला। भारत का निर्यात बढ़ा, भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो धीरे धीरे सुधार हुआ। तो मित्र, आईएमएफ की भूमिका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। आईएमएफ को, लेकिन आईएमएफ की कार्य प्रणाली को लेकर, इसके कोटा सिस्टम को लेकर के आलोचना होती है। साम्यवादी देश, लैटिन अमेरिकी देश आईएमएफ को धनी देशों का मनोरंजन क्लब कहते हैं। तो इसलिए जरूरत वर्तमान में है कि आईएमएफ की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाए, आईएमएफ की कार्य प्रणाली को डेमोक्रेटिक बनाया जाए, आईएमएफ में कोटा प्रणाली को समाप्त किया जाए, आईएमएफ को तीसरे दुनिया के देशों को, अर्थात अल्पविकसित और विकासशील देशों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना होगा। आईएमएफ को विकसित देशों के छत्र छाया से बाहर निकल करके काम करना। लेकिन प्रश्न उठता है कि आईएमएफ को वित्तीय संसाधन कहां से आएगा, आईएमएफ कहां से पैसा पाएगा कि वह इससे निकल सके। तो यहाँ पर प्रश्न है कि विकसित देशों को भी अपने रवैये में, अपने प्रभुत्व में थोड़ा सा कमी लाने में, वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालन करने के लिए त्याग की भी आवश्यकता होती। तो यहाँ पर वही जरूरत है। आईएमएफ द्वारा एक अलग से विशेष संस्था बनाई गई है, फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स, जो गैर आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखती है। फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स यह जांच करता है कि किसी देश द्वारा आतंकी गतिविधियों को धन पोषण तो नहीं किया जा रहा, किसी देश द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की जा रही है। इसको लेकर के फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स बना। इसमें शुरू में 34 देश और 2 संगठन थे। 2 संगठनों में खाड़ी सहयोग परिषद सम्मिलित थे और यूरोपीय संघ था। मतलब कुल 34 देश और 2 संगठन थे। बाद में इसमें भारत भी सम्मिलित हुआ। अब इसमें 35 देश और 2 संगठन सदस्य के रूप में। फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स यह जांच करता है कि किसी देश द्वारा कहीं आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन तो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा,
तो वह जांच करने पर अगर उसे संदेह होता तो संबंधित देश को ग्रे लिस्ट में रखता और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाता। जब जांच की प्रक्रिया चलती रहती है और पुख्ता प्रमाण मिल जाता है तो संबंधित देश को पूर्णतया ग्रे लिस्ट में डाल देता है और उसकी सहायता रोकने की सिफारिश कर देता है। तो जैसा कि वर्तमान में पाकिस्तान के संदर्भ में देखने को मिल रहा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा, ग्रे लिस्ट की निगरानी सूची में डाल रखा और पाकिस्तान की अधिकांश सहायताएं स्थगित की जाए। अब पाकिस्तान को कहा गया है कि आप आतंकियों के विरुद्ध उपयुक्त कदम उठाइए, दुनिया को बताइए कि हमने क्या कदम उठाया, अदरवाइज आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आईएमएफ की बहुत सक्रिय भूमिका है मित्रों। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप जो को विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आ गए। आज के क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप मिशन जेपीएससी 2021 चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं कि यह एक नया चैनल आया है जो प्रभात प्रकाशन समूह का एक नया प्रोडक्ट है, जो झारखंड में झारखंड सिविल सेवा में जाने वाले लोगों का निःशुल्क मार्गदर्शन करना चाहता है। मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। आइए इसके साथ हम जुड़ें। तो मित्रों, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और हमारे प्रयास को आत्मसात करने के लिए। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और दूसरों को भी कोरोना के दौरान जागरूक बनाने के लिए कार्य करेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित